हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 5 मार्च 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिना अपना समय ख़राब किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूज़ है, मतलब एक नहीं, आज एडिटोरियल पेज पे और एक्सप्लेन सेक्शन पे भी ये आर्टिकल आया हुआ है कि हरियाणा की जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वहाँ पे उन्होंने एक बिल को नोटिफाइड किया है। ठीक है, तो वो क्या एक्ट लेके आए थे नवंबर 2020 में, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020। और इसको इसमें मतलब क्या है, जितनी भी सारी कंपनीज़ हैं, जो एलएलपीज़ हैं, ट्रस्ट हैं, सोसाइटीज़ हैं एंड जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं, जहाँ पे मतलब 10 एम्प्लॉय से ज़्यादा हो, तो वहाँ पे क्या करेंगे, केवल और केवल लोकल एम्प्लॉयमेंट को रखा जाएगा। इन सारे जो स्पेसिफिकली एम्पावर्ड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे ठीक है, तो 75% ये कोटा ला रहे हैं। ये हम मैंने बताया कि सभी इसमें इंक्लूडेड हैं ट्रस्ट। दैट मीन्स हम यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर में रिजर्वेशन होता था, लेकिन यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है। और 75% कोटा किसको, जो वहाँ के खुद के लोग हैं। दैट मीन्स इसके सारे बहुत सारे जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आगे हम आने वाले उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और जिनकी जो सैलरी है वो 50,000 पर मंथ है, जो नेट इन हैंड जिनकी सैलरी है अंडर 50,000 पर मंथ, तो यही लोग मतलब वहाँ पे काम कर पाएंगे। इससे ज़्यादा अगर किसी की सैलरी है तो वो यहाँ के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, 75% ऑफ ऑल हायरिंग बाय कंपनीज इन जॉब्स विद ग्रॉस सैलरी अंडर ₹50,000 पर मंथ विल पोटेंशियली स्लो द पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी। तो ये चीज़ इन्होंने बोला है, और इससे जो इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका कहना है कि ये जो हरियाणा का कोटा लॉ है, ये रिकवरी को और ज़्यादा स्लो करेगा, जॉब कट करेगा। और ये एक तरीके से जो पहले होता था 70s के टाइम पे, इंस्पेक्टर राज और लाइसेंस राज, तो ये सब वही शुरू करने की एक तरीके से दोबारा कोशिश की जा रही है। देन यहाँ पे है, कुड नॉट ओबे जुंटा, 19 म्यांमार पुलिसमैन क्रॉस ओवर टू मिजोरम। और यहाँ पे जो था म्यांमार के जो पुलिस है, 19 म्यांमार पुलिस, उन्होंने इंडिया के जो बॉर्डर है उसको क्रॉस किया। ठीक है, उनके जो मिलिट्री जुंटा है उनके ऑर्डर पे। और वो क्या करना चाह रहे थे, जो लास्ट मंथ में कू हुआ था उसको सप्रेस करना चाह रहे थे। एंड इंडियन ऑफिशियल सेड द मेन हैव क्रॉस्ड इनटू चम्पाई एंड सिरचिप। ठीक है, ये मिजोरम के दो डिस्ट्रिक्ट हैं जो म्यांमार के बॉर्डर से, मतलब बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार से। और इन्होंने मतलब लोअर रैंकिंग के पुलिसमैन हैं सारे, और ये बिल्कुल अनआर्म्ड हैं। और इसके अलावा और भी आएंगे, तो यहाँ पे बस दो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये याद रखना, चम्पाई एंड सिरचाप, 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम। ठीक है, देन यहाँ पे दिल्ली रीचेज आउट टू ढाका फॉर टाइज बियॉन्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस की बात हो रही है। और सेट्स स्टेज फॉर प्राइम मिनिस्टर विजिट टू मार्क 50th ईयर ऑफ 1971। अभी देखो, हमारी जो ढाका में मतलब प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट थी, वो स्केड्यूल्ड थी मार्च में 2020 में, बट पैंडेमिक आया उस टाइम पे, कोविड-19, तो वो कैंसिल्ड हो गई थी। तो ये अब मतलब पैंडेमिक के बाद से, ऑल्दो अभी भी पैंडेमिक है, मतलब सारी चीज़ें हम न्यू नॉर्मल में मतलब यूज टू हो गए हैं इसके सुनने के, कोविड केसेस और ये सब है ना। लेकिन अभी जो होगा, पहली बार मतलब पैंडेमिक के बाद कोई विजिट जो प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के करेंगे, वो बांग्लादेश ही करेंगे। ठीक है, तो बांग्लादेश से हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बहुत ज़रूरी हैं और वैल्यूड पार्टनर। और हमें की नेबर जो कंट्री है उसके लिस्ट में बांग्लादेश आता है, नॉट ओनली इन साउथ एशिया बट ऑल्सो इन द बॉर्डर इंडो पैसिफिक रीजन। एंड इंडिया टाइज विद बांग्लादेश ट्रांजिट इवन आर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, और ये जो विजिट है, ये सेलिब्रेशन हो रहा है मार्क 50 ईयर्स ऑफ 1971, जो लिबरेशन वॉर हुआ था, दैट लेड टू द बर्थ ऑफ बांग्लादेश। तो यहाँ पे जो शेख हसीना और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने भी मतलब काफ़ी ज़्यादा इंडिया को भी ट्रिब्यूट दिया था, क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे जो जवान थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे बांग्लादेश की आज़ादी के लिए उस टाइम पे, है ना। तो उनको भी ऑन हिज फर्स्ट विजिट सिंस द CA NRC इशू भी हुआ था, तो उसके बाद से ये अभी जयशंकर विजिट कर रहे हैं, उसके बाद मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट करेंगे। तो देखो, बांग्लादेश हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का ये पार्ट है, और इसकी बहुत रिलेवेंस है जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके लिए। इसके अलावा बांग्लादेश को हमने
हमने जब हमने यहाँ पे अपने कंट्री में 16 जनवरी से इनोकुलेशन ड्राइव स्टार्ट की थी कोविड-19 वैक्सीन की, तो 2 मिलियन जो कोरोना वायरस की डोजेज हैं वो हमने इनको एज अ ग्रांट दी थी। ठीक है, तो ये मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो हमारी जो वैक्सीन डिप्लोमेसी कहें या फिर जो मैत्री वैक्सीन मैत्री है, ठीक है, उसके तहत हम ये ग्रांट इनको कर रहे हैं। इसके अलावा फिर कमर्शियल पर्पस के लिए बाकी की 7 मिलियन जो वैक्सीन थी तो वो हमने इनको दी। ठीक है, तो टोटल 9 मिलियन। सबसे ज़्यादा वैक्सीन जो एक्सपोर्ट अभी हमारे यहाँ से हुई है वो किसको हुई है? बांग्लादेश को। और इनका जो बॉर्डर है वो भी वन ऑफ द लार्जेस्ट बॉर्डर है। ठीक है, बांग्लादेश इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ नेबरिंग कंट्री एंड लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारा बांग्लादेश के साथ। लेंथ ऑफ द इंडियाज़ बांग्लादेश बॉर्डर इज़ 4096.7 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये है। एंड 122 कॉन्टिजेंट ने भी बांग्लादेश के आर्म फोर्सेस ने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया था 72nd रिपब्लिक डे परेड पे। एंड जब आपको पता है कि उस टाइम पे किसने मना कर दिया था? जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, उन्होंने आने से मना कर दिया था क्योंकि वहाँ पे कोविड-19 का दोबारा से इमरजेंस हुआ था। सो इंडिया एंड बांग्लादेश आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग 50 ईयर्स ऑफ द एस्टैब्लिश्ड ऑफ देयर टाइज। ठीक है, हम दोनों के जो है संबंध वो भी 50 साल होने वाले हैं उसको। एंड दिस इज़ द थर्ड टाइम रिपब्लिक डे परेड इन इंडिया हैज़ विटनेस द पार्टिसिपेशन ऑफ मिलिट्री कंटिजेंट। तो ये उस टाइम का है जब 26 ऑफ जनवरी को मतलब यहाँ पे ये आए थे। ठीक है, और बांग्लादेश से अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या था? इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिसने हमने हमने रिकॉग्नाइज किया था, और बांग्लादेश के साथ हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इमिजिएटली उसी के इंडिपेंडेंस के बाद हमने इस्टेब्लिश किए थे। ठीक है, तो 1971 में। और इसके अलावा डिफेंस कोऑपरेशन में हम दोनों का मतलब एक जॉइंट एक्सरसाइज होती है आर्मी और नेवी की, जिसको आर्मी की क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज संप्रीति। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज संप्रीति आर्मी की, और नेवी की एक्सरसाइज मिलन। ठीक है, एक्सरसाइज मिलन या मिलान जो भी पढ़ो। और बॉर्डर मैनेजमेंट है इन सारे जो लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री है दोनों ही कंट्री के बीच में। एंड इसके लिए एलबीए साइन हुआ था। ठीक है, 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जिसे बोलते हैं। रिवर्स पे अगर हम बात करें तो 54 कॉमन रिवर्स शेयर करते हैं इंडिया और बांग्लादेश। तो इसके लिए भी एक जेआरसी साइन हुआ था, बिलेटरल जॉइंट रिवर्स कमीशन जो था 1972 से जून से इसने काम करना शुरू किया, और मैक्सिमाइज बेनिफिट ये देता है कॉमन रिवर सिस्टम पे। देन इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो हम बांग्लादेश जो है इंडिया का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया में। एंड इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू बांग्लादेश फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 अप्रैल मार्च में 9.21 बिलियन यूएस डॉलर हो गया था, और इम्पोर्ट्स जो था वो भी सेम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, और ड्यूटी फ्री कोटा फ्री एक्सेस जो हमें बांग्लादेशी को देते हैं, और इंडिया अंडर साउथ एशियन फ्री ट्रेड इसमें भी हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। फिर कोऑपरेशन और कनेक्टिविटी में है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पावर सेक्टर में है, मल्टीलेटरल फोरम्स में है, रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट भी हुए हैं, जैसे हम चट्टोग्राम जो और मोंगला पोर्ट है तो वो हम क्या कर रहे हैं? मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए यूज़ कर रहे हैं इंडिया में भी, है ना, पर्टिकुलरली फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। एंड फेनी रिवर जो है तो वो त्रिपुरा में वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई उससे होती है। तो ये भी एक कॉपरेशन के जो क्षेत्र हैं वो हैं। अब लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्यूट्स के सेक्टर हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे कि कुछ पेंडिंग इश्यूज हैं, जैसे वाटर शेयरिंग को लेके। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इश्यूज को लेके बे ऑफ बंगाल में। फिर कुछ बॉर्डर इंसिडेंट्स भी होते हैं टू जीरो मैनेजिंग द मीडिया। उसके अलावा जो रिसेंटली अभी एनसीआर था, है ना, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन, सीए, इन पे कुछ इश्यूज थे हमारे बीच में। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बांग्लादेश बिल्कुल एक्टिव पार्टनर है, जबकि दिल्ली ने इसको साइन भी नहीं किया है। ठीक है, चाइना के। और सिक्योरिटी सेक्टर में जो बांग्लादेश है ये बहुत बड़ा ही मेजर रेसिपेंट है ऑफ चाइनीज़ मिलिट्री इन्वेंट्री। ठीक है, इंक्लूडिंग सबमरीन्स। तो ये हमारे कुछ कंटेंशियस जो मतलब बीच में जो डिस्प्यूट वाले जो सेक्टर है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ अभी एक दो दिन में, क्योंकि हम यही सब पढ़ेंगे बांग्लादेश, जब मोदी जाएंगे तो तब बांग्लादेश, तो इसीलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया क्या था। इंडिया स्कोर इन क्यूएस सब्जेक्ट रैंकिंग 25 प्रोग्राम्स 12 इंस्टीट्यूशन टॉप 100। ठीक है, तो ये 25 प्रोग्राम मोस्टली इंजीनियरिंग जो ऑफर किए जाते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इन इंडिया रैंक अमंग द टॉप 100 इन द वर्ल्ड इन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स कैटेगरी अकॉर्डिंग द क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट, है ना। तो ये यहाँ पे बताए गए हैं कि जो
12 यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन है, टॉप 100 सब्जेक्ट्स रैंकिंग है उनकी। एंड आईआईटी गुवाहाटी, जेएनयू, अन्ना यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल, ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ये न्यू एंट्रेंट्स इस बार के शामिल हुए हैं। 25 प्रोग्राम्स टॉप 100 एंड 17 ऑफ 25 इन इंजीनियरिंग मेनली। ठीक है, तो ये है यहाँ पे कुछ, बाकी आगे वाले पेज में भी हम डिस्कस कर लेंगे इसे। डिस्पाइट हाई कोर्ट प्रोटेक्शन, फादर किल्स टीन हु लव्ड विद दलित मैन। तो यहाँ पे ये था कि ये दलित वुमेन थी और इसने शादी कर ली थी रोशन माहवार से। तो यहाँ पे कास्ट बेसिस के उस पर मतलब फैमिली रेडी नहीं थी। और यहाँ पे हाई कोर्ट ने भी उनको पुलिस प्रोटेक्शन दी थी, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन के बाद भी, हाई कोर्ट की प्रोटेक्शन के बाद भी पुलिस का ये नेग्लिजेंस रहा। और यहाँ पे जो था ये टीन की, यहाँ पे इसके फादर ने इसके मतलब मर्डर ही कर दिया है ना। तो ये था पुलिस की नेग्लिजेंस की यहाँ पे बात की गई है। देन यहाँ पे है फ्रॉम आईजीएनसीए टू जनपथ होटल। तो आपको पता है कि सरकार का प्लान है, जो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है वो मतलब क्या कर रहे हैं, जो सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उस पे फोकस कर रही है सरकार। तो यहाँ पे जो आईएनजीएनसी है तो वो जनपथ के होटल में पूरा शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, जो सेंटर था आईजीएनसीए पार्क। तो ये जो आईजीएनसीए है, दैट मीन्स इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये फाउंड किया गया था राजीव गांधी ने 1985 में। और इंटरनेशनल डिज़ाइन कंपटीशन हुआ था उस टाइम पे इसकी बिल्डिंग के लिए। तो ये विच वॉज वॉन बाय द लेट अमेरिकन आर्किटेक्ट राल्फ लर्नर इन 1987। इट्स कंस्ट्रक्शन हाउएवर हैज़ बीन इनकम्प्लीट फॉर डिकेड्स ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग। ठीक है, तो ये एक फैक्ट यहाँ पे था। देन नेक्स्ट यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है। तो ये है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, तो 30% जो वेटेज है ये सिटीज़न परसेप्शन सर्वे का इसमें है इंक्लूडेड। और बेंगलोर जो है, बेंगलोर एडजस्ट मोस्ट लिवेबल सिटी। ठीक है, और दिल्ली 13 स्पॉट पे आई है। बेंगलोर जो है मतलब मोस्ट लिवेबल सिटी है इंडिया में। उसके बाद पुणे है, फिर अहमदाबाद, फिर चेन्नई एंड सूरत है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। और 49 cities रैंक टू ऑन लिवेबिलिटी इंडेक्स इन द मिलियन प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी। एट द बॉटम की लिस्ट में अमृतसर, गुवाहाटी, बरेली, धनबाद, श्रीनगर है। बाकी ये डिटेल्ड है। और ये किसके द्वारा निकाली गई है ये इंडेक्स, अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स रिलीज बाय यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, शिमला ने टॉप किया है, जो पॉपुलेशन मतलब जो लेस देन मिलियन की पॉपुलेशन है उसमें शिमला ने टॉप किया है। इट इज़ फॉलोड बाय भुवनेश्वर, सिलवासा, काकीनाडा एंड सलेम। एंड बॉटम में अलीगढ़ आती है 62, रामपुर, नामची, सतना एंड मुजफ्फरपुर। ठीक है, मोर देन 32 लाख पीपल अक्रॉस 101 cities पार्टिसिपेट इन अ सिटीजन परसेप्शन सर्वे, जो बताया कि वेटेज इनका 30% है। तो ये सब लिया गया है। इंदौर ने बाकी टॉप किया है इंडेक्स में, फॉलोड बाय सूरत, भोपाल, पिंपरी चिंदवाड़, पुणे। मेनली जो म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें। ठीक है, इन्वॉल्विंग 51 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे ये सारे दिए गए हैं, आप इसका यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड सेव इट, और आप इसको देख सकते हैं कि म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्या है। ठीक है, पॉपुलेशन प्लस, ये जो रेड वाला है यहाँ पे पॉपुलेशन प्लस है, और मतलब मिलियन प्लस, और पॉपुलेशन लेस देन मिलियन ये ब्लू वाला। ठीक है, तो ये है जैसे भुवनेश्वर, काकीनाडा, सलेम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अहमदाबाद, सूरत है ना, सिलवासा। देन नेक्स्ट यहाँ पे है टू रिड्यूस, हाँ कुछ पैरामीटर्स भी यहाँ पे दिए गए हैं तो वो भी आप एक बार देख सकते हो। देन टू रिड्यूस चाइना रोल, इंडिया टेक्स फर्स्ट स्टेप टू मेक कार्गो कंटेनर्स। तो कार्गो कंटेनर्स में हम डिपेंडेंट है बाहर के देशों पे, मतलब मेनली चाइना पे हम बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक सेक्टर में बिल्कुल भी हम इंडिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पे भी हम आत्मनिर्भर इंडिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो एंटिटीज़ है, मतलब PSUs हम इन्हें बोलेंगे। ठीक है, ब्रेथवेट एंड भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो इन्होंने डेवलपमेंटल ऑर्डर इनको मिले हैं कहाँ से, कॉनकोर से। कॉनकोर क्या है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया विच ओन्स 85% ऑफ द कंटेनर मूवमेंट्स मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1000 कंटेनर्स ईच ये बनाएंगे, मतलब दोनों ही जो भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ब्रेथवेट। ठीक है, अभी देखो हमारे पास कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग की, कार्गो कंटेनर्स को मैन्युफैक्चर करने की। फॉरेन प्लेयर्स के द्वारा ही ये मैन्युफैक्चर होते हैं, और चाइना पे हमारी डिपेंडेंसी है एंड अदर फॉरेन प्लेयर्स इन दिस लॉजिस्टिक सेक्टर। और ये पहली बार ऐसा एफर्ट है जो हम कर रहे हैं ताकि जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ा कम हो। और
चाइना इसमें ग्लोबल लीडर है कार्गो कंटेनर्स में। रूटीनली ये जो ग्लोबल टेंडर है मैन्युफैक्चर और सप्लाई कंटेनर्स के, ये लेता रहता है, इंक्लूडिंग इन इंडिया। दे आर चीपर देन ग्लोबल कंपटीशन और ऑपरेट एट अ स्केल अनमैच्ड बाय एनीवन। तो चाइना के पास क्या है, उनके पास इंटीग्रेटेड कंटेनर मैन्युफैक्चरर्स हैं और स्टील मेकर्स हैं, जिस वजह से उनके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज इससे होते हैं। और हमारे पास इस तरीके का अभी कुछ भी नहीं है। अभी हमारा मतलब ये स्टार्टिंग ही है, बहुत ज़्यादा टिपिकल, क्योंकि ये इनका डिज़ाइन करना होता है। एंड टू वैगन्स आर नॉट डिज़ाइन बाय इंडियाज़ प्रीमियम आयरन स्टील कंपनी। सो पीएसयू मतलब इनको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कभी इन्होंने बनाए नहीं है ऐसे क्रिटिकल कंपोनेंट सच एज अ कॉर्नर कास्टिंग, तो स्क्रैच से बिल्कुल बनाने होंगे, ठीक है। ईच कंटेनर जो कॉस्ट होगी 2.5 लाख इन ऑर्डर फॉर द इंजीनियरिंग पीएसयूज टू इन्वेस्ट इन द डेवलपमेंट द प्रोडक्ट फ्रॉम स्क्रैच। सो इनके यही है, ठीक है। बाकी ये जो रेल से बता रहे हैं कि रेल से कॉस्ट लेस होता है, इनको अगर क्या करना है, मूव करना है रेदर देन रोड। इंडिया फॉर इंक्लूजन ऑफ चाबार पोर्ट इन INSTC रूट, ठीक है। तो कल ही हमने डिस्कस किया था कि चाबार डे सेलिब्रेट किया गया है इन द साइड लाइन ऑफ जो मैरीटाइम समिट हो रही है, मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 वर्चुअल। तो इंडिया ने प्रपोज किया यहाँ पे, मेनली जो हमारी तरफ से कौन थे, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर। तो इन्होंने बोला कि इंक्लूजन होना चाहिए चाबार पोर्ट का, किसमें, INSTC में। INSTC रूट क्या है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। और ये मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एशिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ही असर्टेड दैट द मेकिंग ऑफ चाबार डे बाय इंडियाज रिफ्लेक्ट इट्स स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। हम अपनी जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको इन्हांस करने के लिए हम बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं। और INSTC इज़ अ की ट्रेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जहाँ पे इंडिया जो है 12 कंट्रीज़ के साथ पार्टनर्ड है। एंड द कॉरिडोर इज़ अ 7,200 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम INSTC कॉरिडोर की बात करें तो कितने किलोमीटर का है ये मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, 7,200 किलोमीटर का, जहाँ से मूव फ्रेट अमंग इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशियन, यूरोप, ठीक है। तो यहाँ से मूव होता है। तो इच्छा बार को भी यहाँ पे इंक्लूड करने की बात की गई है। और उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान का भी मल्टी लेटरल कॉरिडोर प्रोजेक्ट में शामिल होने को वेलकमिंग स्टेप बताया है। एंड इसके अलावा ये होपफुल है कि INSTC कोऑर्डिनेशन काउंसिल की अब जो मीटिंग होगी आने वाले टाइम में, तो ये जो जितने भी मेंबर स्टेट हैं वो एग्री हो जाएंगे इसके एक्सपेंशन में, INSTC रूट में छाबार पोर्ट को भी इंक्लूड करें, है ना। तो ये है। देन नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। ये उत्तराखंड के बजट से रिलेटेड है, तो आप स्पेसिफिक इसमें पढ़ सकते हो। द ज़ीरो सम बिल, द पार्टली फ्री। तो ये सबसे पहले पार्टली फ्री देख लेते हैं। फ्रीडम हाउस ने डाउनग्रेड की है हमारी मतलब जो इंडिया की जो रैंकिंग है, तो हमें फ्री से पार्टली फ्री का स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है, फ्री से पार्टली फ्री। तो इस आर्टिकल के की इश्यूज जो हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो डेमोक्रेसी अंडर सीज, इन्होंने जो रिपोर्ट है रिलीज़ की है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021, किसने, US थिंक टैंक फ्रीडम हाउस, ठीक है। कल भी हमने एक आर्टिकल में इनका जिक्र किया था। इट हैज़ क्लासिफाइड इंडिया एज पार्टली फ्री, ठीक है, ये हमारी है। और स्कोर कितना हमें मिला है, 67। पिछले साल जो था हमारा 71 था आउट ऑफ 100, फ्री कैटेगरी हमें मिली थी। और इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि इंडियन गवर्नमेंट में जो मतलब स्टेट लेवल अलाइज है, उन्होंने कंटिन्यू टू क्रैक डाउन ऑन क्रिटिक्स ड्यूरिंग द ईयर। और बहुत सारे जो आउटफिट्स थे उन्होंने जो इनकरेज किया था मुस्लिम्स को स्केप गोट करना, जैसे जो तबलीगी जमात वाला इशू आता, उसके बाद से मतलब मुस्लिम्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। और हु वर प्रोपोर्शनली ब्लेम्ड फॉर दिस स्प्रेड ऑफ, है ना, कि कोविड-19 वायरस है, ऐसा अगर नहीं करते तो ये स्प्रेड नहीं होता। देन US ड्रॉप, फिर इंटरनेट शटडाउन भी बहुत ज़्यादा हुए थे, तो ये कुछ रीज़न इसके बताए गए हैं। US ड्रॉप 3 पॉइंट्स ओवर 1 ईयर डाउन टू 8300 आउट ऑफ 100। China classifies not free, dropped a point from last year going down to 9 out of 100, ठीक है। तो ये रैंकिंग की बात हो गई। बाकी कुछ ये पॉइंट और दिए गए हैं, जैसे तबलीगी जमात के अलावा लव जिहाद वाला इंसिडेंट, मतलब ये, और फ्री स्पीच को डिटेरिएट करना, फिर CA वाले लॉ, फिर तो यही सब है ना। तो ये एनजाइटी क्रिएट करता है, ये बोला है सिटीजन में कि आप बार बार इंटरनेट शट डाउन कर रहे हो, यही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो आर्टिकल है ये मेज़र ऑफ कॉन्फिडेंस, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वही है जो कोवैक्सीन है, तो उसका जो इफ़िकेसी डाटा है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उसने अच्छा किया है। तो
मतलब उसको बूस्ट मिलेगा भारत बायोटेक को, वैक्सीन को, क्योंकि 80% एफिकेसी शो करने के बाद ये फाइनल फेज में क्लिनिकल ट्रायल के, और ज़्यादा कंट्री और ज़्यादा डिमांड करेंगे, है ना। तो ये द जीरो सम बिल, हरियाणा बिल रिजर्विंग प्राइवेट जॉब फॉर स्टेट रेजिडेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिफेंसिबल एंड डीपली पेसिमिस्टिक। तो ये बिल्कुल डूबियस है, इकोनॉमिकली मायोपिक है, सोशली डिसिसिव है एंड पॉलिटिकली सिनिकल है। जितने भी हम पेसिमिस्ट वर्ड यूज़ करें तो ये बिल उसी तरीके का है। जो ये 75% जो न्यू जॉब्स होंगी इन प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट अंडर अ कंपनसेशन थ्रेशोल्ड, कितना, 50,000 का थ्रेशोल्ड फॉर हरियाणा रेजिडेंट्स ओनली, ठीक है, हरियाणा रेजिडेंट्स के लिए ही ये है। और ये है ग्रोइंग पैटर्न एक तरीके से जो बढ़ता जा रहा है स्टेट्स के बीच में, कि डोमिसाइल बेस्ड प्रेफरेंशियल पॉलिसी। अब देखो बेसिक चीज़ें मैं बताती हूँ, मतलब क्या होता है कि किसी को अगर किसी दूसरे स्टेट का अगर आपको फॉर्म भी भरना है, तो यहाँ पे तो मैं अभी पब्लिक सेक्टर की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर फॉर्म भरना है आपको, तो जैसे अब उत्तराखंड में है, यूके में, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है, तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे, तभी यू आर एलिजिबल कि आप क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। अब कोई बाहर का आदमी है तो वो क्या मतलब यहाँ पे आएगा क्या, मतलब ये सारे चीज़ें करवाने के लिए, है ना। स्पेशली पहले साइन लो इधर उधर से, तो ये सारी हर्डल यहाँ पे होती हैं, ताकि वहाँ के लोगों के लिए ही रिजर्व रहे वो जो जॉब्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं, है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारे स्टेट में, इससे पहले जो आंध्र प्रदेश है, उन्होंने भी यही किया था कि 75% रिजर्वेशन लोकल्स के लिए ही रखा था। फिर कर्नाटका ने भी यही किया था, जो ब्लू कॉलर जॉब्स होती है वो लोकल के लिए रखा था। फिर मध्य प्रदेश ने भी इस तरीके से, तो मतलब सारे स्टेट एक दूसरे की देखा देखी कर रहे हैं ना। मतलब यहाँ पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो था वो स्टेट रेजिडेंट्स के लिए मध्य प्रदेश ने रिजर्व किया था। तो लास्ट टाइम देर वॉज सच अ कंटेंजन ऑफ डोमिसाइल बेस्ड प्रेफरेंस 1970s में हुई थी, जब महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सारे ही स्टेट्स ने एक सर्कुलर डायरेक्ट किया था एम्प्लॉयर्स के लिए कि आपको लोकल रेजिडेंट्स को ही हायर करना है, ठीक है। अब हरियाणा बिल कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिफेंसिबल, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या प्रोहिबिट करता है कि आपको मतलब यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, है ना, हम पढ़ते हैं ना उसमें रेस, सेक्स, तो उसके बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। लेकिन यहाँ पे तो बात प्लेस ऑफ बर्थ की हो रही है। तो प्लेस ऑफ बर्थ मतलब जिसने अब हरियाणा में जो बॉर्न ही नहीं हुआ है और कहीं बाहर का है, तो वो जॉब नहीं ले सकता। कहीं और उसने बर्थ लिया है, तो ये उसका क्या हो गया, ये उसकी गलती हो गई, है ना। सो द राइट टू मूव फ्रीली, ये भी तो हमारे आर्टिकल में है, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही है ना, कि हमें कहीं भी किसी भी तरीके से फ्रीली हम आ जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, सेटल हम हो सकते हैं, एनी पार्ट ऑफ इट। और जो हमारे पास एक राइट टू कैरी आउट, जो हमारा ट्रेड और प्रोफेशन है, हम उसे कर सकते हैं। और आर इस्टेब्लिश्ड राइट, ये सारे हमारे राइट्स हैं जो प्रोटेक्टेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमें प्रोवाइड होते हैं। एंड आर्टिकल 16(3) डज इन प्रिंसिपल इनेबल पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर डोमिसाइल बेस्ड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। जैसे आर्टिकल 16(3) जो है, 16 का क्लॉज 3, यहाँ पे ये ऑथर कह रहे हैं कि सीम्स टू हैव बीन अ क्लेवर पीस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग बाय अम्बेडकर। और यहाँ पे कुछ वॉइसेस थी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थी, और मोस्ट नोटेबली महावीर त्यागी के द्वारा थी, हु वर एडवोकेटिंग फॉर द रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन। लेकिन उन्होंने यहाँ पे यही बोला कि कोई भी मतलब रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, प्रोविंस वुड नॉट बी एबल टू एंजॉय सेल्फ गवर्नमेंट एंड वुड गो अगेंस्ट द रियल स्पिरिट ऑफ स्वराज, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे जो प्लेथोरा ऑफ एग्जिस्टिंग रूल्स हैं, उनके मतलब यहाँ पे November 30, 1948 में डिस्कशन हुआ था। और यहाँ पे अम्बेडकर ने भी ये बोला था कि यू कैन नॉट अलाउ पीपल हु आर फ्लाइंग फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर एज मेयर बर्ड्स ऑफ पैसेज विदाउट एनी रूट्स, विदाउट एनी कनेक्शन विद दैट पर्टिकुलर प्रोविंस, जस्ट टू कम। मतलब आप कहीं पे भी जाओ, फ्रीली आप मूव करो और अप्लाई करो और जो भी पोस्ट है उसको लो, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा सरकार कर रही है, और अभी गवर्नमेंट को तो ऑब्वियसली पता है कि ये स्ट्रक डाउन उसको करेगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि 75% आप वो भी प्राइवेट सेक्टर में आप बोल रहे हो कि रिजर्व करोगे, तो क्या जो मतलब NCR रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन, तो यहाँ पे जो नोएडा और दिल्ली में काम करने वाले लोग हैं जो सेम कंपनी में काम करते हैं, तो क्या वो गुड़गांव में काम नहीं कर पाएंगे, या फिर गुड़गांव के लोग यहाँ से मतलब बाहर, मतलब क्या ही ये होगा, है ना। जाने दो जिसको जो जहाँ जा रहा है, जहाँ जॉब कर रहा है फ्रीली, है ना। वन स्टेट की बात होती है, वन इंडिया की, सॉरी वन इंडिया के, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात हो रही है, तो वन इंडिया आर वेपनाइज्ड, है ना। और ये इसको मतलब बिल्कुल इस स्लोगन का ही कोई मतलब नहीं रह गया है इसमें, इस आर्टिकल में ऐसा कहना है। एंड
बात करें अगर पब्लिक सेक्टर की इम्पोजिंग रिजर्वेशन वुड नॉट जस्ट इंटरफेयर विद फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस, इट माइट ऑल्सो बी फॉर्म ऑफ एक्सप्रोप्रिएशन। और यहाँ पे बहुत सारी जो पार्टी हैं, मतलब एक तरीके से पॉलिटिकल, इससे वो भी स्टार्ट हो जाएगी कि और पार्टी भी ऐसा करें और स्टेट भी ऐसा करें एक दूसरे को देख के, एंड दीज विल बिल्स विल ओपन अप अ न्यू फॉर्म ऑफ कॉम्पिटेटिव एथनिक पॉलिटिक्स, है ना। तो यही है कि बिल्कुल ये ऑड हो जाएगा। स्टेट लाइक हरियाणा विच हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम बीइंग पार्ट ऑफ अ कॉस्मोपॉलिटन जोन, मतलब कॉस्मोपॉलिटन जोन, हम एनसीआर का बेनिफिट ले रहा है हरियाणा, है ना। और फिर क्या कर रहा है, यूनिलेटरली वहाँ पे जो है रिजर्वेशन को इम्पोज कर रहा है। तो ये तो बिल्कुल एक तरीके से अपना एडवांटेज ले रहे हो और दूसरे का एडवांटेज छीन रहे हो, है ना। तो फिफ्थ ये है कि देर इज़ पेटेंट क्लास डिस्क्रिमिनेशन, कि आप मतलब रिच हो, प्रिविलेज क्लास से हो, हाईली स्किल्ड हो, सो देर आर नो एंट्री बैरियर्स इन एक्सेसिंग एनी लेबर मार्केट, बट वी शिल पुट एंट्री बैरियर्स ऑन लोअर स्किल्ड माइग्रेंट्स, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो इंटरनल वर्जन हो जाएगा ये H1B वीज़ा का, मतलब हमारे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में ही एक तरीके से इस तरीके से स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं कि कुछ एग्जम्पशन दिए गए हैं, जैसे कि अगर लोकल टैलेंट इनफ नहीं होता है तो कुछ एग्जम्पशन है, और नॉन कंप्लायंस आप अलाउ कर सकते हो। तो ये सारी बातें हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सही नहीं होगा, है ना। बाकी एक्सप्लेन सेक्शन में भी आप इसको एक बार रीड कर सकते हो, सारे वहाँ पे क्लैरिटी से और ज़्यादा लिखा गया है। क्राइम एंड कंटेक्स्ट जो है कि प्रॉमिट टू मैरी केसेस रिक्वायर अ वाइडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेंट। तो यहाँ पे इस तरीके के जो आर्टिकल हैं 2-3 दिन हमने काफ़ी डिस्कस किए हैं। यहाँ पे एक मतलब मैं क्रक्स बता देती हूँ कि क्या है, कि जैसे अब कोई भी दो पर्सन है, दे आर इन्वॉल्व, आई मीन दे आर मैडली इन लव, तो उस टाइम पे उनके बीच में जो कुछ भी होता है, चाहे वो मतलब उस टाइम पे वो कास्ट, क्लास, रेस नहीं देखते, ठीक है। दे जस्ट मतलब वो एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, और उस टाइम पे वो बहुत सारे प्रोमिसेस कर लेते हैं कि फ्यूचर में हम एक दूसरे के ही साथ रहेंगे, लाइफ टाइम का रिलेशंस रहेगा, और शादी करेंगे। लेकिन उसके बाद आती हैं सारी चीज़ें जहाँ पे कास्ट की बात होती है। तो यहाँ पे यही चीज़ें एग्जांपल दिए गए हैं कि एक जैसे लड़की थी, तो शी वॉज इन लव विद अ बॉय फ्रॉम, ही बिलोंग्स टू ब्राह्मण फैमिली, वो ब्राह्मण फैमिली से था, एंड गर्ल्स जो थी ओबीसी से बिलोंग करती थी। तो इस वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई। तो फिर ये था कि जो उसके इंटेंशन थे बॉय के, भले ही उस टाइम पे कुछ ऐसे इंटेंशन ना नहीं रहे हों कि दैट ही वांट्स टू यूज़ गर्ल्स बॉडी फॉर हिज प्लेजर, ऐसा नहीं रहा होगा, बट फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे कंसर्न हो जाते हैं जो आगे कोर्ट पे भी मतलब सवाल खड़े करता है, कि कोर्ट मतलब इस तरीके के स्टेटमेंट बाद में देता है कि यहाँ पे गर्ल्स को जानना चाहिए था कि ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, और वो मतलब ब्राह्मण कम्युनिटी वाले लोगों से नहीं वो कर सकती है ना। तो पहले ही इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना सही नहीं है। इसकी तरीके से कोर्ट सीम टू सजेस्ट दैट वुमेन हु फेल टू एडहर टू कास्ट हेरारकीज आउट टू पे द प्राइस फॉर इट, कि इस तरीके से आपको मतलब प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा। तो यही है इसमें, इट टेक्स टू टू मेक पीस। तो ये भी एक बेहतरीन आर्टिकल था। और तो इतना अच्छा आर्टिकल लिखा किसने, वो भी देख लेते हैं। सुधींद्र कुलकर्णी ने। सुधींद्र कुलकर्णी कौन है, ये है द राइटर वाज एन एड टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने बात की गई, अब जैसे आपके भी कोई पड़ोसी हमारे होते हैं, तो हम मतलब ये कोशिश करते हैं कि उनके साथ हमारी जो बॉन्ड है वो हमेशा एक अच्छे लेवल की ही बातचीत हो, क्योंकि ये पड़ोसी हैं, मतलब घर बदल के कोई चेंज तो नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से हमारे जो कंट्रीज़ के नेबर्स भी हैं, नेबर्स शुड लिव इन पीस नॉट इन परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट। परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट करोगे तो अपने लिए ही नुकसान होगा। सो नो वन नोज दिस एन एंशिएंट ट्रुथ, है ना। तो ये एक था। तो यहाँ पे ये चीज़ें बोली गई हैं कि डू अनएंडिंग इंडो पाक हॉस्टिलिटीज़, मतलब दोनों ही तरफ से क्या होता था, कैजुअलिटी होती थी दोनों फैमिलीज़ की, जो एलओसी के नियर बाय पे रहते थे। तो सोल्जर्स भी जो हैं, जो रूटीनली वहाँ पे क्रॉस बॉर्डर फायरिंग्स में हमेशा मतलब उनकी जानें चली जाती हैं, और हम बाद में उनको शहीद बोल देते हैं दोनों कंट्रीज़ के साथ ही। तो हम अगर ये चीज़ सोचें इंडिया और पाकिस्तान के लिए, है ना, तो हम साउथ एशिया में एक मतलब बिल्कुल सिविलाइजेशन फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हम
शेयर्ड कल्चर्स के बॉन्ड से बंधे हैं, रिलीजन, शेयर्ड रेस, शेयर्ड लैंग्वेज है हमारी। और महात्मा गांधी ने भी ग्रेटेस्ट रिप्रेजेंटेटिव जो थे सिविलाइजेशन फैमिली के थे मॉडर्न टाइम्स में, उन्होंने ऑडेसिटी टू डिक्लेयर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान आर माई कंट्री, ये चीज़ बोला था उस टाइम पे जब उनका असैसिनेशन हुआ था हिंदू एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा जनवरी 26 1948 में, है ना। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि जोग्राफिकली एंड पॉलिटिकली इंडिया इज डिवाइडेड इन टू, एट हार्ट वी शैल बी फ्रेंड्स एंड ब्रदर, हेल्पिंग एंड रिस्पेक्टिंग वन अनदर। तो यहाँ पे ये कि हमारे जो फादर ऑफ नेशन थे, ही वॉज नॉट अलोन, मतलब ही वॉज नॉट अलोन इन वॉइसिंग दिस नोबल सेंटिमेंट। इसके अलावा जो पाकिस्तान की साइड से जो मोहम्मद अली जिन्ना और इस फेलो काठियावाड़ी और फादर ऑफ पाकिस्तानी नेशन, इन सब ने भी नेबरली रिलेशंस की बात की थी, दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में अच्छे रिलेशंस की बात की थी। इवन जब वहाँ पे यूएस एम्बेसडर थे तो उन्होंने पाकिस्तान के पॉल आइलिंग थे, तो उस टाइम पे पूछा था इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के कंटेक्स में कि किस तरीके के रिलेशन जिन्ना देखना चाहते हैं। तो जिन्ना ने रिप्लाई किया था कि एन एसोसिएशन सिमिलर टू दैट बिटवीन द यूएस और कनाडा, कि जिस तरीके का यूएस और कनाडा के साथ है उसी तरीके के हम भी देखना चाहते हैं। तो महात्मा गांधी कादे आजम ग्रेट लीडर बट थैंक गॉड फेंट होप्स ऑफ पीस, अभी फाइनली जो है दोनों ही मिलिट्री के साइड से एग्रीड हुआ है कि स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स अंडरस्टैंडिंग्स एंड सीज फायरिंग ऑन द एलओसी एंड ऑल अदर सेक्टर्स, है ना। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है ये। और इसके बीच में दोनों ही बहुत मतलब नो डाउट जो हमारे इंडिया के टू ट्रस्टेड एड्स हैं, अजीत डोभाल, है ना, और नरेंद्र मोदी और इमरान खान। अजीत डोभाल जो है इंडिया के रिडाउटेबल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, और उनकी तरफ से कौन, मोइज यूसुफ, है ना। तो इनके वजह से मतलब ये सारी चीज़ें देखने को हमें मिल रही हैं। और एक पर्सन को हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, जिसके पहले भी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, वो है जनरल कमर जावेद बाजवा, ठीक है। तो इनका भी मतलब ये डिज़र्व करते हैं, इनको भी इन्होंने भी कमेंडेबल जॉब किया है, पाकिस्तान ऑल पावर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। और इन्होंने बहुत पहले से मतलब ये इस तरीके की बातें भी कर रहे थे कि वी स्टैंड फर्मली कमिटेड टू द आइडल ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट और पीसफुल को एग्जिस्टेंस चलना है ना। ये सारी बातें इन्होंने की थी। और इसके अलावा भी इन्होंने बोला था कि इफ़ यू वांट पीस वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, इफ़ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड एवरीबडी हैज़ टू बी रैशनल नॉट आइडियोलॉजिकल। और अब वो वाले दिन चले गए, मतलब जब हम पहले एक स्लोगन पूरा पूरा बोलते थे कि हम क्या करेंगे, मोदी गवर्नमेंट इंडिया मतलब बिल्कुल रेडी है टू फ्रंट वॉर के लिए, है ना, टू फ्रंट वॉर एलओसी और एलएसी पे दोनों। लेकिन अब ये चीज़ चली गई है। और पाकिस्तान की तरफ से जो बार बार बोला जाता था कि हम क्या करेंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वाली जो थिंकिंग है इस्लामाबाद की, तो वो भी पूरी तरीके से एक तरीके से हट गई है। उन्होंने 370 को है रिगार्डेड मतलब एज अ किया है, जो 370 का एब्रोगेशन हमने किया तो उसको इंटरनल मैटर ही कंसीडर कर दिया है। और इसका जो रिस्टोरेशन इज़ नो लॉन्गर मेड अ प्री कंडीशन फॉर बायलैटरल टॉक्स, है ना, कि बायलैटरल टॉक्स तभी होंगे जब आप 370 को रिस्टोर करोगे। तो ऐसा अभी कुछ नहीं रह गया है, ट्रू फ्रंट वॉर हमने कहना बंद कर दिया है। और जो सीनियर होम मिनिस्टर डिफेंस और एमईए थे वो कहते थे कि वी वुड वन डे हैव अ फिजिकल ज्यूरिसडिक्शन ओवर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये सारी बातें भी अभी नहीं हो रही हैं। और एलओसी को हमने एक्सेप्ट किया है ना। और पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया है कि वो क्या करना चाहते हैं। देखो, अगर कोई भी कंट्री ग्रो नहीं कर सकती है जब तक वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर सामने वाली नेबरिंग कंट्री से उसके मतलब कन्फ्रंटेशन होते रहें बार बार, कैसे वो इकोनॉमिकली डेवलप करेगा। तो उन्होंने अपनी प्रायोरिटाइज सेट किए हैं, प्रायोरिटी जिस कंट्री की, कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी हमें फोकस करना है, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो यूसुफ ने भी ये कैटेगरी बोला था कि कैन यू हैव इकोनॉमिक सिक्योरिटी विदाउट पीस इन द रीजन, है ना। तो पाकिस्तान ने ये प्लान किया है कि वो क्या करेंगे, अपने जितने भी जियो इकोनॉमिक लोकेशंस हैं तो वहाँ पे कनेक्टिविटी लिंक्स जो है बढ़ाएंगे साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, चाइना और रशिया के साथ। और एक तरीके से ये पैराडाइम जो शिफ्ट लाया है पाकिस्तान की थिंकिंग में, वो बाजवा की ही थिंकिंग है। इन्होंने एक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जून 2019 में बोला था कि कंट्रीज़ जो है डेवलप नहीं हो सकती अपने आप ही, मतलब इंडिविजुअली वो डेवलप नहीं हो सकती इन द रीजन विच डेवलप्स, है ना। इट इज़ द रीजन विच डेवलप्स, फॉर आर रीजन टू डेवलप वी नीड टू हैव ग्रेटर रीजनल कनेक्टिविटी अमंगस्ट
ऑल नेबर्स। तो रिमार्केबली मतलब मोदी ने भी यही चीज़ें बोली थी जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट हुई थी कोंडाओ 2018 में। तो यहाँ पे इन्होंने भी यही बोला था कि कनेक्टिविटी विद आर नेबरहुड एंड इन द एससीओ रीजन इंडियाज प्रायोरिटी, हमारी ये प्रायोरिटी है ना। तो अभी ये है कि एलओसी की जगह पे मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल की जगह पे आप लाइन ऑफ कनेक्टिविटी आप बना सकते हो, या फिर लाइन ऑफ कोऑपरेशन आप इसको कंसीडर कर सकते हो, है ना। कि ये सारे जो सबसे मेन तो ये है कि जो कश्मीरी लीडर्स हैं वो भी इस वाले स्टेप से बहुत खुश है, सीज़ फायर एग्रीमेंट से। हाईली सिग्निफिकेंट है ये, क्योंकि एक न्यू कंसेप्ट ऑफ एलओसी मीट्स देयर डिपेस्ट है। मतलब ये जो न्यू कंसेप्ट बता रहे हैं एलओसी का, यही कि लाइन ऑफ कनेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये उनकी एस्पिरेशंस को भी मैच करता है, पीस विद जस्टिस, डिग्निटी, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वहाँ में कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए भी। एंड दिस इज़ व्हाट जनरल बाजवा हैज़ कॉल्ड ऑनरेबल पीस। तो मोदी को अभी क्या करना चाहिए, कुछ मतलब 4-5 चीज़ें इन्होंने सजेशन दिए हुए हैं कि एक तो ट्रैवल करना चाहिए इस्लामाबाद को, सार्क समिट जो है इस साल होनी है, तो वहाँ पे भी कंट्रीब्यूट मतलब करना चाहिए। एक तरीके से डोरमेंट अवस्था में पड़ा है ये ऑर्गेनाइजेशन, और वहाँ से भी हमें एक गुड रिस्पॉन्स मिलना चाहिए इमरान खान की साइड से। एंड हु हैज़ ऑफ्टन सेड इफ़ इंडिया टेक्स वन स्टेप, कि एक बार अगर इंडिया एक कदम बढ़ाएगा तो हम दो बढ़ाएंगे, है ना, पीस के लिए। तो ये आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवाने हैं, तो ये भी पाकिस्तान को इनवाइट कर सकते हैं। और बीजिंग और वाशिंगटन के अलावा मतलब फिर ये हमसे इंडिया से और ज़्यादा अच्छे से बात कर सकते हैं। और पाकिस्तान शुड इरिवर्सिबली एंड ऑल सपोर्ट टू टेररिज्म, ठीक है। पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि टेररिज्म को बढ़ावा देना बंद करे। एंड इंडिया शुड एंड ऑल ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन कश्मीर, एंड टू कंट्री शुड प्लान अ जॉइंट सेलिब्रेशन, जो 75th एनिवर्सरी होगी फ्रीडम की 2022 में। तो यहाँ पे मतलब दोनों ही जिन्ना गांधी सब हैप्पी हो जाएंगे। तो ये सब इस मतलब यहाँ पे ऑथर के द्वारा बातें कही गई है, ठीक है। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बिगिंस प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस सैटरडे, तो यहाँ पे कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है इसमें सीनियर कमांडर्स मिलेंगे और ये सारे लोग इसमें होंगे, ठीक है। कहाँ पे हो रही है, केवड़िया टाउन में, गुजरात। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि इंडिया की जो फर्स्ट इंजीनियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी है वो कहाँ पे रिसेंटली लॉन्च हो रही है, बाय किस स्टेट के द्वारा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अब ये कुछ जो न्यूज़ ऑन AIRPIB में जो न्यूज़ आती है वो है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ये रिसीव करेंगे सेरा वीक ग्लोबल एनर्जी इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड, इनको मिलेगा। एंड एट द एड्रेस ऑफ कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक सेरा वीक 2021 5th of March एट अराउंड 7 PM वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। अब ये जो सेरा वीक है ये फाउंड किया गया था 1983 में बाय डॉक्टर डेनियल येरगिन, एंड इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन द हॉस्टन इन मार्च एवरी ईयर सिंस 1983, ठीक है। 1983 से ये ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड इज़ कंसिडर द वर्ल्ड्स प्रीमियम एनुअल एनर्जी प्लेटफॉर्म। और ये जो है कन्वेंट किया जा रहा है 1 March से 5 March तक, ठीक है। और ये जो है लीडरशिप अवार्ड होता है 2016 में इंस्टीट्यूट किया गया था, और ये रिकॉग्नाइज करता है कमिटमेंट एंड लीडरशिप ऑन द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, एंड फॉर ऑफरिंग सोल्यूशन एंड पॉलिसी फॉर एनर्जी एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप, ठीक है। मैरीन स्पेटल प्लानिंग क्या है, इंडिया एंड नॉर्वे ने एग्री किया है लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी में, ठीक है। तो ये इंडो नॉर्वे इंटीग्रेटेड ओशन इनिशिएटिव है दोनों की कंट्री के बीच में। लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी हैव बीन आइडेंटिफाइड एज पायलट साइट्स फॉर द प्रोजेक्ट। उद्योग मंथन अगर आता है तो ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इनिशिएटिव है। और ये सीरीज़ है जो फोकस करेगी प्रमोटिंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। तो वेबिनार्स ये करेगी किसके लिए, इंडियन इंडस्ट्री के लिए, मेनली फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस और क्लोज सर्किट कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन, तो इन सब के लिए ये करेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू एक्स डेजर्ट फ्लैग, ठीक है। तो एक्स डेजर्ट फ्लैग जो है ये भी एक एनुअल एक्सरसाइज है, ठीक है। एनुअल मल्टीनेशनल लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वॉरफेयर एक्सरसाइज है जो UAE के द्वारा एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट की जा रही है, ठीक है। फर्स्ट टाइम इन एक्सरसाइज जो इंडियन एयरफोर्स से पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है UAE के साथ, ठीक है। एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया एंड बहरीन इसमें है। नाग रिवर जो होती है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मतलब ये फ्लो करती है सिटी ऑफ नागपुर एंड महाराष्ट्र, इंडिया। इट इज़ नोन फॉर प्रोवाइडिंग द एटिमोलॉजी फॉर द सेम नागपुर, ठीक है। तो ये कान्हा पेंच रिवर सिस्टम जो है इसका भी पार्ट है। नाग रिवर ओरिजिनेट इन लावा हिल्स नियर वादी, ठीक है। तो लावा हिल से ओरिजिनेट होती है, वादी से। तो ये बस न्यूज़ में थी, और ये इम्प्लीमेंट की जा रही है नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टर के द्वारा। बाकी एक ही दो वर्ड भी देखो रोज के तो वो भी बहुत है। एजिटेट मतलब होता है उत्तेजित करना, अपसेट,
है ना। और काम इसका एंटोनिम हो गया। कैप्रिशियस मतलब होता है जो फिकल होता है, यानी कि मनमौजी। और सिनोनिम्स चेंजेबल हो गया, एंटोनिम्स स्टेबल हो गया। इम्पार्ट मतलब होता है प्रदान करना, ठीक है, कम्युनिकेट इम्पार्ट कर रहे हो, पास ऑन कन्वे कर रहे हो आप अपना मैसेज किसी को। कीप टू वन सेल्फ एंटोनिम हो गया। एब्सर्डिटी मतलब हो गया इडियोसी, यानी कि अर्थहीनता, रिडिकुलसनेस, स्टूपिडिटी, है ना। और रीजनेबलनेस इसका एंटोनिम हो गया। देन आई लाफ्ड एट द एब्सर्डिटी ऑफ द सिचुएशन। इम्पेरियल मतलब हो गया इंडेंजर, खतरे में डालना। जियोपार्डाइज या फिर रिस्क, ठीक है। सेफ गार्ड इसका एंटोनिम हो गया। तो इतने आज के लिए बहुत है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।